नमस्कार। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। रोज़ की तरह खबरें बताऊंगा, पर सबसे पहले अपना दुख बताना चाहता हूं। ज़ोर की बारिश हो रही है, आंधी आ रही है। जिनके घर में खेती होती है, जिनके घर में किसानी है, वो जानते हैं कि ये वाव का मौसम नहीं है। गेहूँ, चना, ये सब कटा रखा है या कटने को तैयार है। और सब किसानों के पास इतने संसाधन भी नहीं, भंडारण की इतनी क्षमता भी नहीं कि ऐसी फसल फटाफट काट कर अपने अपने घरों में या अन्नागारों में रख सकें। आसरा इस बात का होता है कि फसल काटेंगे और खेत से सीधा मंडी में ले जाएंगे। एक तो कोरोना की विपदा है, लॉकडाउन है, और इस पर किसानों को पड़ी ये मार। समझ में नहीं आता कि इसको कैसे बयान किया जाए। संवेदना दे सकता हूँ, लेकिन एक कंक्रीट के 2 तल्ले मकान में बैठा मेरी संवेदना कितनी नाकाफ़ी है, मेरे शब्द कितने नाकाफ़ी हैं, आप किसी से भी किसान से जाकर पूछ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इन किसानों को शायद संवेदना से ज़्यादा सरकारी इमदाद की, मदद की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस तरफ ध्यान देंगी। शो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का वीडियो। सफ़ेद पाउडर से ज़मीन पर बनाए गोल घेरे में कृत्रिम पैर रखा है। कृत्रिम पैर ने जूता पहन रखा है। ये 2 किलोमीटर से चलकर आया है, राशन की लाइन में लगा है। तस्वीर मध्य प्रदेश के अशोकनगर की है। अशोकनगर के पूर्व विधायक जजपाल सिंह ने राशन बांटने का ऐलान किया। लोग राशन के लिए आए। बैसाखियों के सहारे 2 किलोमीटर चलकर भगवत सिंह भी आए, लेकिन राशन के लिए लंबी लाइन थी, धूप भी थी। भगवत खड़े नहीं रह सके। लाइन में नहीं खड़े होते तो राशन कैसे मिलता। ऐसे में उन्होंने अपना कृत्रिम पैर ही खोल कर रख दिया। ये तस्वीरें बताती हैं कि एक बीमारी ने हमें किस कदर लाचार कर दिया। हमारी आपसे ये अपील है कि जो भी सक्षम है वो इस मुश्किल घड़ी में ज़रूरतमंदों की मदद करें। किसी को भूखा नहीं रहने दें। किसी दिव्यांग को राशन के लिए अपना पैर उतार कर न रखना पड़े। बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, और जब गुजर जाएगा तब यही याद रहेगा कि किसने किसने अपनी इंसानियत ज़िंदा रखी। आप में से कई दर्शक हमें मेल भेजते हैं, बताते हैं कि देखिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम वो सारी चीज़ें अपने शो पर नहीं दिखा पाते, नहीं दिखा सकते, लेकिन आप सबको बारंबार प्रणाम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगातार कहीं पर इसका प्रदर्शन हो ना हो, विज्ञापन हो ना हो, ये काम करते रहेंगे। अब बढ़ते हैं कोरोना से जुड़े अपडेट्स की तरफ। दुनिया भर में मौतों की संख्या 1.5 लाख के पार पहुँच गई। ताज़ा आंकड़ा 1,55,000 का है। कुल मरीज़ भी बढ़कर 22,60,000 हो गए। इसका लगभग 1/3 7,06,000 मरीज़ अकेले अमेरिका में हैं। अमेरिका में सिर्फ एक दिन में 30,000 मरीज़ों का इजाफा हुआ। मरने वालों की संख्या अमेरिका में 37,000 से ज़्यादा है। लॉकडाउन के खिलाफ देश में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं, और इन प्रदर्शनकारियों को समर्थन किसका मिला? खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच है। ट्रंप ने एक ट्वीट किया, लिबरेट वर्जीनिया, यानी वर्जीनिया को आज़ाद करो। अमेरिका में लॉकडाउन लगाने का फैसला राज्य सरकारों का है। अब डेमोक्रेट पार्टी वाली जो राज्य सरकारें हैं, उनके गवर्नर आरोप लगा रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी वाले राष्ट्रपति ट्रंप लोगों को बगावत के लिए उकसा रहे हैं। अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति के चुनाव हैं, यानी अमेरिका में बेहिसाब लोग महामारी से मर रहे हैं और नेता सियासत कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बेशर्मी का नया मुहावरा है ये। यूरोप के देशों में भी कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ। अब ज़्यादा चिंता ब्रिटेन में है। आशंका है कि वहाँ पर कोरोना से 40,000 लोगों की मौत हो सकती है। बीते दिन के शो में हमने आपको बताया था कि चीन ने मौतों का नया आंकड़ा जारी किया है, पहले का आंकड़ा बढ़ा दिया है। अब WHO ने भी सभी देशों से कहा है कि असली आंकड़े क्या हैं, इसकी दोबारा जांच करें, गलत आंकड़े न दिए जाएं। अब आते हैं भारत पर। यहाँ मरीजों की संख्या बढ़कर 14,378 हो गई है। इसमें 1,991 लोग ठीक हो चुके हैं। मौतों की गिनती 480 पर पहुँच गई है। पिछले 24 घंटे में 43 कोरोना मरीजों की मौत हुई और 991 नए मरीज लिस्ट में जुड़े। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, यहाँ पर मौतों की संख्या 201 है। संक्रमित हैं 3,855। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बताया कि 12 राज्यों के 22 जिलों में पिछले 14 दिनों में एक भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया। यानी ऐसा माना जा सकता है कि इन जिलों में कोरोना फैलना रुक गया है।
संक्रमण को लेकर एक और चिंताजनक खबर आई भारतीय नौसेना के मोर्चे से। मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांड के तहत आने वाले INS आंग्रे के 21 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। INS आंग्रे मुंबई में नौसेना का एक बेस है। यहाँ लॉजिस्टिक्स माने ज़रूरी सामान की आपूर्ति और नौसेना का दूसरा विभागीय काम होता है। नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों में काफ़ी कम जगह में सभी को रहना होता है। ऐसे में संक्रमण का खतरा होता है। लेकिन नौसेना के डिप्टी चीफ वाइस एडमिरल MS पवार ने कहा है कि संक्रमण के इन मामलों से नौसेना के ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी वॉरशिप, पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट पहले की तरह काम करते रहेंगे। इसके अलावा पंजाब के लुधियाना से एक खबर आई। ACP रैंक के पुलिस अधिकारी अनिल कोहली की कोरोना के चलते मौत हो गई। 13 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर आई कि एक बार फिर से स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ है। इंदौर के विनोबा नगर में आशा वर्कर्स और पैरामेडिकल की टीम सर्वे करने गई थी। आरोप है कि इस टीम के साथ एक गुंडे ने मारपीट की और फ़ोन छीन लिया। ऐसे अपराधी मानसिकता वाले लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज बात मजदूरों की। शहरों को बनाने वाले मजदूर शहर में कैद हो गए हैं। हाउसिंग सोसाइटी से लेकर फैक्ट्री सब बंद है, कहीं काम नहीं। पंक्चर और गोलगप्पे की दुकानें अपनी हैं, खोल नहीं सकते। एक लंबी फेहरिस्त है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन है। तो कहाँ जाएं? घर? वो तो संभव नहीं। बस, ट्रेन सब बंद है। कोई सड़क तो कोई पटरियों के सहारे पैदल घर के लिए निकला। एक हफ्ते बाद इन्हें भी रोक दिया गया। अब इन मजदूरों के पास लॉकडाउन खत्म होने की राह देखने के अलावा कोई चारा नहीं। सभी की सलामती के लिए है लॉकडाउन, हमें पता है, लेकिन इसकी कीमत सबसे ज़्यादा अगर कोई चुका रहा है तो वो गरीब हैं, प्रवासी मजदूर हैं। यूपी, बिहार, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मजदूर जो देश भर के बड़े शहरों में, औद्योगिक केंद्रों में फंसे हुए हैं। मुंबई हो या सूरत या अहमदाबाद, नाराज़ होकर सड़कों पर उतरने वाले मजदूर इन्हीं राज्यों के थे। तो क्या किया जाए? क्या इस समस्या का कोई समाधान है? अगले कुछ मिनटों में हम इन सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे। बांद्रा और सूरत को अपवाद मानने की गलती न करें। मजदूर ये मानकर चल रहे थे कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन खुल जाएगा और वो घर के लिए निकल जाएंगे। जैसे जैसे 3 मई का दिन पास आता जाएगा, यही भाव दोबारा जोर पकड़ेगा। लेकिन 4 मई से ट्रेनों और बसों में खचाखच भीड़ ठीक वही चीज़ है जिसे टालने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। सरकार लॉकडाउन को एकदम से नहीं खोलना चाहती। धीरे धीरे छूट देकर हालात सामान्य किए जाएंगे। तो घर लौटने के इच्छुक मजदूरों को एक और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इतना लंबा इंतज़ार न कराकर क्या किश्तों में पहले रेस्क्यू किया जा सकता है? ये सवाल पूछा जा रहा है। कुछ तर्क हैं जो लगातार दिए जा रहे हैं। मसलन ये कि जब विदेश में फंसे लोगों के लिए हवाई जहाज़ भेजा जा सकता है तो देश में फंसे मजदूरों के लिए बस या ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा सकती? इस सवाल पर लोगों में राय बटी है। पहली राय कहती है कि लॉकडाउन के लिए देश ने बड़ी कुर्बानी दी है। अगर आवाजाही चालू रही तो इतनी मेहनत और त्याग का कोई मतलब नहीं। रही विदेश की बात, तो वहाँ से सीमित संख्या में लोग लाए जा रहे हैं। दूसरे देशों का जुरिडिक्शन है और जो आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन में रखा जा रहा है। क्या लाखों करोड़ों मजदूरों पर यही चीज़ अप्लाई की जा सकती है? इसके अलावा मसला ये भी है कि बड़े पैमाने पर जनसंख्या की आवाजाही होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं हो पाएगा। और जब तक कोरोना संक्रमण का इलाज नहीं मिल जाता या इसका टीका नहीं बन जाता, सोशल डिस्टेंसिंग इस बीमारी से लड़ने का एक प्रभावी तरीका है। तो लॉकडाउन का मनसा वाचा कर्मणा पालन किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित 15 से 20 अप्रैल के सख्त लॉकडाउन में 2 बड़े अपवाद सामने आए। पहला, सेना की दक्षिणी कमान के अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स पर अधिकारियों और सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। इन्हें पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर दोबारा तैनात किया जाना था, तो 2 स्पेशल ट्रेनें तैयार की गई। इसमें सिर्फ स्लीपर कोच थे ताकि वेंटिलेशन रहे। 80 बर्थ वाले एक कोच में सिर्फ 40 जवान बैठाए गए। पेंट्री कार लगी थी ताकि खाना बनाया जा सके। और ये ट्रेनें सीधे रास्ते से न जाकर उन सभी स्टेशन से होते हुए गईं जहाँ से जवानों के लिए पिकअप किया जाना था। सिर्फ उन्हीं जवानों को लिया गया जो क्वारंटीन पीरियड पूरा कर चुके थे या फिर मेडिकली फिट पाए गए। 17 अप्रैल को बेलगाम, बेंगलुरु और सिकंदराबाद से जवानों को लेकर ट्रेन उत्तरी सीमा के लिए निकली है। ऐसी ही एक ट्रेन पूर्वोत्तर के लिए भी जाएगी। 16 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने छापा था कि फिलहाल ये वन टाइम अरेंजमेंट है, यानी एक बार के लिए किया गया है बंदोबस्त। लेकिन रक्षा सूत्रों ने यह भी बताया कि सेना रेल मंत्रालय से संपर्क में है। भविष्य में इस तरह की ट्रेनें चलाने की प्लानिंग हो रही है सैनिकों के लिए, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि देश की रक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितनी कोरोना से रक्षा। एक और अपवाद सामने आया कोटा का।
यहाँ कोचिंग सेंटर्स में देश भर से आए लाखों बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो ये बच्चे अपने घरों से दूर फंस गए। पहले लॉकडाउन तक किसी तरह वक्त काटा गया, लेकिन जब लॉकडाउन आगे बढ़ा तो बच्चों ने सोशल मीडिया पर घर जाने के लिए एक बड़ा कैंपेन चालू कर दिया। अखबारों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बिहार प्रशासन ने और बच्चों को बुलाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 12 अप्रैल को कोटा प्रशासन ने ट्रैवल पास जारी करना बंद कर दिया। इसके बाद हैशटैग चलने लगा सेंड अस बैक होम। ये बच्चों का ही चलाया कैंपेन था, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और हम मीडिया वालों को टैग किया जा रहा था। आखिर में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया कि यूपी के बच्चों को कोटा से वापस लाया जाएगा। इसके लिए यूपी सरकार ने तकरीबन 250 बसें कोटा रवाना की। इसमें 100 बसें 17 अप्रैल की शाम तक पहुंच गई थी। ये सारी बसें लगभग 7,500 बच्चों को वापस यूपी लाएंगी। 17 अप्रैल की शाम को ही कोरोना संक्रमण के कोटा में 91 मामले सामने आ चुके थे। 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी थी। कोटा के जिला प्रशासन का कहना है कि रवाना करने से पहले छात्रों को स्कैन किया जाएगा। बसें भी सैनिटाइज की जाएंगी। ये बसें आगरा और झांसी मंडल की हैं। कुछ बसें जालौन से भी रवाना की गई। एक बस में 30 बच्चे बिठाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इन बच्चों को आगरा में एक बार फिर स्कैन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार पहले भी मजदूरों के लिए बसें चलवा चुकी है। इस कदम को लेकर भारी राजनीति भी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बच्चों को लाना स्वागत योग्य है, लेकिन मजदूरों का क्या। फिर बिहार के बच्चों ने अपनी आंखों के आगे यूपी के बच्चों को बसों में चढ़ते देखा। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दिया कि यूपी अपने यहाँ के बच्चे ले जा रहा है, बाकी राज्य भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। बच्चे कहीं पैनिक या डिप्रेशन में ना आ जाएं, इसलिए ये सब कवायद हो रही है, ऐसा कहा गया। बिहार सरकार की तरफ से निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बच्चों को राज्यों में लौटाना लॉकडाउन के मकसद के खिलाफ है। लेकिन बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी सरकार ने तारीफ योग्य काम किया है। साथ में ये भी कहा कि बिहार ने अपने मजदूरों और छात्रों से मुंह मोड़ लिया। तो एक तरफ सियासत है, एक तरफ बयानबाजी है, दूसरी तरफ विशेषज्ञों के दावे हैं। उनका ये कहना कि हमें नहीं पता कि कौन इस मामले में सफ़र कर रहा है और साथ में उसके वायरस भी सफ़र कर रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। राजनीति हो रही है, कहीं भी किसी भी मुद्दे पर हो सकती है। सेना की ट्रेन और कोटा से गई बसें लॉकडाउन के दौरान मास ट्रांसपोर्ट के 2 उदाहरण हैं। इनमें सावधानियां भी बरती गई होंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। तो क्या इनके आधार पर ये मांग की जा सकती है कि ऐसी ही सुविधा शहरों में फंसे मजदूरों के लिए भी की जाए? एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब हमारे पास नहीं। मजदूरों की संख्या लाखों करोड़ों में है। वो देश के किसी एक शहर में नहीं है, कई कोनों में फैले हुए हैं। ऐसे में उन्हें वापस ले जाना लगभग नामुमकिन है। मजदूरों को वापस लाने में कैसी चुनौतियां हैं, ये समझने के लिए हमने कई IAS IPS अधिकारियों से भी बात की, जो अपने इलाकों में संक्रमण पर काम कर रहे हैं। नाम न जाहिर करने की शर्त पर उत्तर प्रदेश के एक IAS अधिकारी ने बताया कि इस तरह के जो फैसले हैं वो शासन के स्तर पर होते हैं। जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो सत्ता में है हमें आदेश देता है तो हम आदेश का पालन करते हैं। कोटा से बच्चों को वापस लाना ऐसा ही एक फैसला था जो शासन ने किया और प्रशासन ने उस पर अमल किया। यूपी सरकार ने ज़िला प्रशासन को खूब फंड भी दिया है। यहाँ इतना इंतज़ाम है कि जितने लोग हैं उन सभी के खाने पीने से लेकर दूसरी ज़रूरतों का ख्याल रखा जा सकता है। बस प्रशासन को ज़िले के स्तर पर अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि इलाके के बाहर के जो लोग हैं वो भी ज़िला प्रशासन से संपर्क करते हैं। मतलब एक ज़िले के लोग देश के दूसरे इलाकों में हैं, वो अपने ज़िले के DM SP को फ़ोन करते हैं, अपनी तकलीफ़ बताते हैं। तो उनको भी यही कहा जाता है प्रायः कि आप वहीं रहिए, और कई बार संबंधित ज़िलों के प्रशासन से संपर्क करके उन तक सहूलियत पहुंचा दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ज़िले के स्तर पर अधिकारी काम नहीं कर रहे या प्रदेश के स्तर पर नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता चलता है कि जितनी मदद मिल रही वो नाकाफ़ी है। मिसाल के लिए किसी को खाना मिलता है लेकिन पेट भर नहीं मिलता, कहीं पर दूसरी तकलीफ़ें हैं, और इसीलिए हम लोग हज़ारों की संख्या में मज़दूरों को सड़कों पर उमड़ते देखते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इन हज़ारों लाखों मज़दूरों को एक साथ लाना मुमकिन नहीं, क्योंकि टेस्टिंग की अभी उतनी सहूलियत नहीं है। ये मज़दूर नहीं आएंगे तभी ज़िलों में मामला स्थिर रहेगा, नए मामले सामने नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ये आएंगे तो फिर इन सब पर निगरानी का बोझ भी राज्य के ज़िले के तंत्र पर हो जाएगा, जबकि ज़िलों की टेस्टिंग की निगरानी की सीमित क्षमता है। इसलिए बड़े पैमाने पर लोगों को लाना शासन के स्तर पर एक मुश्किल फैसला है। अब क्या किया जाए? जो जहाँ है वहीं रहे, तो उनका पेट कैसे भरा जाए?
देश के नामी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी और कई अर्थशास्त्री चेतावनी दे चुके हैं कि लॉकडाउन लंबा खिंच सकता है। इसके चलते बड़ी संख्या में लोग गरीबी और भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। ये लॉकडाउन तोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं और इसके लिए ये ज़रूरी है कि इन्हें भरोसे में लिया जाए कि आपका ध्यान रखा जाएगा। मार्च 2020 में खाद्य निगम के पास 7 करोड़ 70 लाख टन अनाज था। इसका एक हिस्सा मजदूरों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए अस्थायी राशन कार्ड बांटे जा सकते हैं। वो सब चीज़ें की जा सकती हैं जो की जानी चाहिए और इसके लिए सरकारी लाल फीताशाही को किनारे रख देना होगा। किसी के पास कार्ड नहीं है तो भी उसे राशन दिया जाए। किसी के पास दूसरे पहचान पत्र नहीं है तो भी राशन दिया जाए। कोई दूसरे राज्य का है तो भी उसे राशन दिया जाए। हम कई राज्य सरकारों के इस तरह के फैसले भी देख रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या उद्धव ठाकरे की सरकार या दूसरी सरकार, वो इस तरह के ऐलान भी कर रही हैं। अब ये मशीनरी के ऊपर है कि वो उसे नीचे तक लागू करें। और प्रशासनिक तंत्र के अलावा सत्ता तंत्र को क्या करना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यों के मुख्यमंत्री इन मजदूरों को बार बार सभी संचार माध्यमों के जरिए ये भरोसा दिलाएं, निरंतर उनसे संवाद करें कि आप कहीं में रहें, एक डिस्ट्रेस का कॉल करें, वो नंबर्स फ्लैश किए जाएं लगातार लोकल मीडिया में और आसपास के लोगों को भी एनकरेज किया जाए कि आप कहीं पर भी किसी भी मजदूर परिवार को फंसा देखें तो प्रशासन को इत्तला करें। तभी हम इन मजदूरों को भरोसा दिला पाएंगे कि आप जहां रहें वहीं पर रहें, तभी सुरक्षित रहेंगे। कई दूसरी दिक्कतें भी आती हैं। हमने सोचा एक और व्यक्ति से बात करें। हमने इंदौर के डीआईजी हरिनारायण मिश्र से बात की। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट है और वहाँ सबसे सख्त लॉकडाउन लागू किया गया। पास के देवास और पीतापुरा की फैक्ट्रियों में कई मजदूर भी काम करते हैं। इन सब के साथ कैसे तालमेल बिठाया गया, सुनिए। इसमें क्या है कि देखिए, हम लोग आए तो सबसे बड़ी चैलेंज की इंदौर है। एक ऐसा शहर है जो जहाँ पे 5 लाख का फ्लोटिंग पॉपुलेशन लगभग है, जहाँ पर मतलब शहर की आबादी 30 लाख के आंकड़ों पर है, लेकिन एक्चुअल में ये 40 लाख के आसपास है, 30-40 लाख के आसपास, मतलब जो पुराने जनगणना के बाद की मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर काफी इंडस्ट्रियल हब है, काफी एयर कनेक्टेड है। यहाँ पे लगभग एयर जो हिस्ट्री है वो काफी लोगों की, जो ट्रेवल हिस्ट्री थी बहुत ज्यादा लोगों की पाई गई, 4000 से ज्यादा जो तत्काल में दूसरे जगहों से आए थे। ये महसूस करें कि जब मतलब जाएंगे तो हमारा इलाज होगा, उसको लेकर किसी तरह की झिझक न महसूस करें जी। तो हम लोगों ने इसको लेकर के हर तरीके से लोगों को, इवन इनके लोगों को किया, इनके जो महत्वपूर्ण सारे जनप्रतिनिधियों से भी बात की, सारे सभी पार्टी, कांग्रेस बीजेपी के दोनों के जनप्रतिनिधियों से बात की। मतलब जो रिलीजियस जिनका प्रभाव रहता है समाज में, हमने सभी धर्म गुरुओं के ऑडियो या वीडियो उनके मैसेजेस फॉरवर्ड किए, इस तरह लोगों को फील हुआ, मतलब सब तक ले गए इसमें काफी। फिर हम लोगों ने कहा देश का सबसे सख्त लॉकडाउन था यहाँ पे, अभी भी है। आप वहाँ पे जो भी लोगों में मतलब शहर बिल्कुल लॉक्ड है, मतलब हम लोगों 40-50 आदमी अलग अलग जगहों पकड़ते हैं जो जाना चाहते हैं, इसलिए कि मतलब सुरक्षा के हिसाब से, क्योंकि व्यक्ति अगर यहाँ से जाएगा बिना मेडिकल चेक के दूसरी जगह प्रसार हो सकता है, फैल सकता है जी। यहाँ पे हम लोगों ने 169 के आसपास हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन बनाए। जहाँ एक भी घटना हुई इसको हमने कंटेनमेंट बिल्कुल घेराबंदी करके जोन करके वहाँ पुलिस लगा दी, वहाँ कैमरे लगा दिए, वहाँ ड्रोन लगा दिए, लोगों पर नजर रखी कि भाई आपको निकलना नहीं है। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर यहाँ दिया है, सॉफ्टवेयर भी सबसे इंस्टॉल चल रहा है, इसमें अगर व्यक्ति अपनी जोन से बाहर जाएगा। क्या आपने ऐसी भी कोई प्रॉब्लम ऑब्जर्व की है कि वो लोग जाने की जिद कर रहे हैं और उनको हैंडल करना पड़ रहा है आपको? ये एक विस्तृत समस्या है, क्योंकि जब हुआ तो बहुत सारे लोग यहाँ बाहर के हैं, एक कॉस्मोपॉलिटन तरह के यहाँ पे कल्चर, बहुत सारे अलग अलग शहरों के लोग यहाँ पे रहते हैं। मजदूर वर्ग भी है जो आसपास काम करता है। यहाँ के आसपास में अगर कहें तो देवास और पीथमपुर 2 इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ पे प्रतिदिन आना करते हैं। तो हमारे लिए बड़ी चुनौती है उनको भी रोकना, या वहाँ न जाए, या फिर अपने जो दूर के गाँव के हैं दूसरे शहरों से हैं वो न जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे तो सब चेक हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, लेकिन कहीं किसी अन्य शहर में अगर बिना चेक के कोई जाता है, और कई बार व्यक्ति को खुद पता नहीं होता है और व्यक्ति कैरियर होता है जी, तो उस कंडीशन में हम उसको रोकें और करें तो हमें दोनों पक्षों पर ध्यान रखना पड़ा। एक तो हमें एक मानवीय दृष्टिकोण की, लोगों को बहुत दिक्कत न हो सख्त लॉकडाउन के बाद, जो देखिए हमने मेडिसिन, दवाइयाँ, इस तरह की चीजों को ध्यान में रखा। मतलब उसमें कोशिश की कि उनको दिक्कत न हो, किराना जो किराना पहुंचाया गया उसका सब तरीके से लोगों को घर तक पहुंचाया गया, उसकी मैक्सिमम जो हो सके कोशिश की गई। लॉकडाउन में फंसे मजदूर एक ऐसा मुद्दा है जिससे भावनाएं जुड़ी हैं। इन्हें घर भेजने न भेजने पर पक्ष विपक्ष दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। सरकार को चाहिए इन सभी बातों पर ध्यान देकर एक ऐसी नीति बनाए जिसके केंद्र में मजदूर हों, उनकी समस्याएं और उनके हित हों। एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे उनको ये ना लगे
कि हम कमज़ोर हैं, हम बेबस हैं, हम निर्बल हैं, इसलिए ये तंत्र हमें सुनता नहीं है। अब बारी कोरोना से जुड़ी अफवाहों की। इस महामारी के दौर में खूब विज्ञान की बात हो रही है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हो रही है। ललन टॉप जैसे हम मीडिया के आपके बंधु दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कभी पड़ताल कर रहे हैं, कभी साइंसकारी कोविड-19 से जुड़ी, इस बीमारी से जुड़ी हर तरह की जानकारी दे रहे हैं, संक्रमण से बचने के तरीके बता रहे हैं। देश के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग, सरकारें भी बता रही हैं। लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जिनका भरोसा विज्ञान से ज़्यादा चमत्कार और अंधविश्वास में है। एक उदाहरण और देता हूँ। बिहार के खगड़िया में कोरोना का क्या इलाज चल रहा है? खगड़िया जिले के ओलापुर, बिशनपुर में ये मान्यता फैल रही है कि घर के सभी पुरुषों के पैर रंग देने से कोरोना नहीं फैलता। यानी पुरुषों के पैर रंग दिए तो कोरोना दूर से निकल जाएगा। ये मूर्खता की हद है। कोरोना लिंग, रंग, जाति, मजहब देखकर अपना फैसला नहीं बदलता है। ऐसी बेवकूफ़ियों पर लगाम लगाइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और इस तरह के मैसेज लोगों में फॉरवर्ड भी मत करिए जिससे अंधविश्वास फैले। कोई रंग लगाने से कोरोना वायरस से आपका बचाव नहीं होगा। अब कोरोना से जुड़ा एक सच बताते हैं। केरल में मल्लापुरम जिले के मंजीरी में 85 साल के एक बुजुर्ग थे। 2 अप्रैल को कोरोना का संक्रमण पॉजिटिव आया। इसके बाद मंजेरी के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। 2 हफ्ते इलाज हुआ, बुजुर्ग ठीक हो गए। किसी भी कोरोना मरीज के ठीक होने पर 3 बार टेस्ट होता है, ये कंफर्म करने के लिए कि अब संक्रमण नहीं है। इन बुजुर्ग के 2 टेस्ट नेगेटिव आए थे, मतलब कोरोना नहीं था। तीसरे टेस्ट का रिजल्ट आना बाकी था। लेकिन 18 अप्रैल की सुबह यानी आज के दिन अस्पताल से खबर आई कि बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद हल्ला मच गया कि ठीक होने और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी मरीज की कोरोना से मौत हो गई। सवाल उठे तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को जवाब देना पड़ा। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग की मौत कोरोना से नहीं हुई। कैसे हुई फिर? उनके मुताबिक किडनी फेल होने से। मरीज में बढ़ती उम्र के साथ होने वाली कई बीमारियां पहले से थी, ऐसा बताया गया। केरल के मामले में आधिकारिक रिपोर्ट आ गई कि ठीक होने के बाद मरीज में कोरोना दोबारा नहीं फैला। लेकिन ये अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसे कई मामले आए जिसमें एक बार पीछे छोड़ने के बाद कोरोना दोबारा पीछे लग गया। यानी अस्पताल से बिल्कुल ठीक होकर घर आ गए, बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद पता चला कि कोरोना दोबारा हो गया। एक अमेरिकी समाचार प्रतिष्ठान है CNN, उसकी वेबसाइट पर साउथ कोरिया की एक रिपोर्ट छपी हमें मिली। वहाँ 163 ऐसे मरीज मिले हैं जो ठीक हो गए थे। सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें दोबारा कोरोना का संक्रमण हो गया। दक्षिण कोरिया के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर 100 मरीजों में 2 ऐसे मिल रहे हैं। संक्रमण दोबारा कैसे हुआ ये भी पता नहीं चल रहा। 44% मामलों में ऐसे संक्रमण के हल्के लक्षण दिखते हैं, बाकी में तो लक्षण भी नहीं दिखते। कोविड-19 को समझने में लगे वैज्ञानिकों के लिए एक नई गुत्थी है ये, क्योंकि अगर ठीक हो रहे मरीजों में ये दोबारा होता है और उनसे दूसरे लोगों में संक्रमण फैलता है तो इस वायरस को हम कैसे काबू कर पाएंगे समझ में नहीं आता। हालांकि जिसमें कोरोना दोबारा हो रहा है उनसे किसी स्वस्थ व्यक्ति में फैल रहा है या नहीं, इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। कोरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की जांच अभी तक कोई पुष्ट चीज़ नहीं बता पाई। लगातार आंकड़े आ रहे हैं और उसके आधार पर रिपोर्ट जारी हो रही है। एक बात ये भी सामने आती है कि टेस्ट के स्तर पर कोई गलती तो नहीं हुई। किसी गड़बड़ी की वजह से हो सकता है कि ठीक हुए लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आ गया हो, ये संभव है। लेकिन इस संदेह को दूर करने के लिए दक्षिण कोरिया में कई बार टेस्ट किए जाते हैं और हर बार नतीजे एक जैसे ही आए। तो बात सिर्फ दक्षिण कोरिया की नहीं है, और देशों में भी ऐसा हो रहा है। इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन से भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि ठीक हुए मरीजों में दोबारा संक्रमण हो रहा है। ये बात वैज्ञानिकों की समझ से बाहर क्यों है, इसलिए थोड़ी बायोलॉजी भी समझनी होगी। जब कोई मरीज कोरोना संक्रमण के बाद ठीक होने लगता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक सेना शरीर तैयार कर लेता है। इस सेना को पता होता है कि कोरोना वायरस नाम के दुश्मन से कैसे लड़ना है, इसलिए एंटीबॉडीज वाली ये सेना दोबारा वायरस को शरीर में घुसपैठ नहीं करने देती। ये जीव विज्ञान का एक सामान्य नियम है। लेकिन जिन लोगों में दोबारा कोरोना संक्रमण हो रहा है उनमें या तो एंटीबॉडीज नहीं बन रही हैं या फिर बन रही हैं तो कोरोना वायरस से लड़ नहीं पा रही। ऐसा क्यों हो रहा है ये अभी रिसर्च का विषय है। यानी दुनिया में भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि संक्रमण दोबारा क्यों हो रहा है। फिलहाल क्या किया जा सकता है, ये सलाह भी दक्षिण कोरिया ने दी है। क्या है सलाह? पूरी तरह स्वस्थ होने और सारे टेस्ट नेगेटिव होने के बाद भी मरीज को 2 हफ्ते तक क्वारंटीन या सेल्फ आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए ताकि दूसरों में संक्रमण फैलने की आशंका कम रहे। अच्छी बात यह है कि अभी तक भारत में दोबारा संक्रमण के मामले नहीं आए। कोरोना का ये चिंताजनक सच आपने देखा। अब एक भरोसा बढ़ाने वाली खबर भी बता देते हैं। क्या है ये भरोसा बढ़ा देने वाली खबर? इस तस्वीर को देखिए। इसमें दिख रहा है कि पहाड़ पर बहुत बड़ा सा तिरंगा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। सिर्फ तिरंगा चमक रहा है, आगे पीछे अंधेरा है। तस्वीर स्विट्जरलैंड के जेरमैट की है।
जर्मट में एल्प्स पहाड़ी की एक ऊंची चोटी है मैटरहॉर्न। वहीं पर पिछली रात 1000 मीटर का तिरंगा प्रोजेक्टर की लाइट से बनाया गया। ये किसने बनाया? स्विट्जरलैंड के प्रशासन ने। क्यों बनाया? कोरोना से लड़ रहे भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए, इस अंधियारे में उम्मीद की चमक के प्रतीक के तौर पर। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोटो साझा कर लिखा कि इस महामारी पर इंसानियत की फतेह होगी। ये भरोसा कायम रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि ठोस और दूरदर्शी नीतियाँ बनाई जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पक्ष पर ध्यान देने लगेगी। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज जब प्रार्थना में हाथ मोड़ें तो उन किसानों का भी ख्याल करिए जिनको नुकसान पहुंचा है। शुभ रात्रि।